ठीक हो गया। ऐसा तो ऐसा तो है ही। लेकिन अब इसको आम जुबान में मतलब आप मुझे एक एग्जांपल लेके समझाएं कि आपको क्या समझ आई है। कोई भी घर के एग्जांपल दे ले, नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल दे ले। नॉर्मल लाइफ, जैसे हम शुगर को, वेरी गुड वेरी शुगर के गुड, अंदर है बताएं बताएं। C6H12O6। आप बाकी सब छोड़ दें क्योंकि अभी जैसे फिलहाल इसको आप पानी समझे के हम अंदर केमिस्ट्री डालते की हैं तो बात वो नहीं कर मिक्सअप रहे। हो जाती है। जैसे शुगर को हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसको मिक्स करते हैं, हम्म। तो उसके अंदर मिक्सअप हो जाती है, हाँ, ठीक हो गया। साथ रिएक्ट हो जाती है अब वो देखें, अब शुगर वाटर जो लगेगा। थी वो पानी में मिक्स हो गई ना। तो उसके जो जी जी मतलब अब इसको केमिस्ट्री की जुबान में कहेंगे कि उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो पानी के अंदर मिक्स हो गए। उन्होंने पानी के जी मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर दिया। जी ठीक है। पहले हम लोग नॉर्मल इसको चीज को समझेंगे, जिस तरह के हम लोग घर की एग्जांपल ले लें नॉर्मल लाइफ की, ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। उसको देन हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। ठीक है। ओके। ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो पक्का मजबूत हो जाए। अब इसी तरह हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक की आप अपने पास से कोई एग्जांपल देकर मुझे बताएं। हाइड्रोफोबिक, जो चीज हम पानी में डालते हैं और मिक्स नहीं होती, जैसे हम्म। वो हो गई जैसे कि अ, जैसे नॉर्मल लाइफ में देख लें अपने इर्द गिर्द। जैसे हम सॉइल हो ऑयल, गई जैसे। हाँ ऑयल, जी जी जैसे हम ऑयल को पानी में डालते हैं और उसकी एक लेयर ऊपर बन जाती है और वो पानी में मिक्स नहीं होता। जी जी Substances are those that don't mix well in water because they lack the ability to form attractive interactions with water molecules. This is often due to their molecular structure being non-polar or having few polar groups. अब इसके अंदर भी आपको समझ आ गई कि हाइड्रोफिलिक में क्या था कि उसके अंदर इंटरेक्शंस बन रही थी मॉलिक्यूल्स की, और हाइड्रोफोबिक में इंटरेक्शंस नहीं बन रही। उसके अंदर कोई ना कोई चीज नॉन पोलर होगी, कोई उसके अंदर पोलर ग्रुप्स होंगे जिसकी वजह से इंटरेक्शंस नहीं हो रही। ठीक है। जी जी समझ आ रही है आपको? जहां से ना जी समझ जी। आए आपने पूछना है। ओके। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं कुछ मिजिबल और इमिजिबल लिक्विड्स। अब ये क्या होते हैं? ओके। आपने ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं मेरे बताने से पहले कि मिजिबल और इमिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। नहीं नहीं, आप समझा दो। आपको इसकी समझ नहीं आई, डोंट वरी, बहुत इजी है। देखें, मिजिबल से हमें क्या समझ आ रही है कि एक चीज जो है वो मिक्सेबल है। ठीक है, जी मिक्सेबल जी है। और इनविजिबल से एक चीज मिक्सेबल नहीं है, वो मिक्स नहीं हो रही। सिंपली इसका ये मतलब है कि आपने शुगर को मिक्स किया, वो हो गई। लेकिन आपने ऑयल ओके। को मिक्स किया और वो मिक्स नहीं हुआ। नहीं हुआ, ठीक। अब यहाँ पे भी देखिए, सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ नाम मुख्तलिफ है। इसके अंदर कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो आपको समझना पड़े। जो आपने ऊपर पढ़ा है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का, उसके अंदर था कि हम सिर्फ पानी की बात कर रहे थे। यहाँ हम मुख्तलिफ केमिकल्स के सोल्यूशन बनाएंगे और फिर उसमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ मिजिबल है और कौन सी चीज़ मिजिबल नहीं है। जिस तरह यहाँ नीचे आप चेक करें, मिजिबल में आपको अल्कोहल एंड वाटर की एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है। तो इसके अंदर ये विजिबल है कि जब हम शराब के अंदर पानी मिक्स करते हैं तो वो मिक्स हो जाता है। लेकिन जब हम पानी में ऑयल मिक्स करते हैं तो वो मिक्स नहीं होता। इमिजिबल हो गया। जी जी। Miscible substances fully mix in all proportions and immiscible substances never fully mix in all proportions. इसका क्या ओके। मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो मिक्स होते हैं लेकिन वो कभी भी प्रॉपर तरीके हम्म, से मिक्स नहीं होते। और इवन आपने कभी नोटिस किया होगा कि जब हम खाना बनाते हैं और उसके अंदर हम ऑयल मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, घी डालते हैं, तो वो मिक्स तो हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम उसको ठंडा करते हैं, वो सालन ठंडा होता है या हम उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं, तो वो दोबारा से उसके ऊपर ऑयल की लेयर वैसे ही जम जाती है। तो टेम्परेचर भी इसके लिए आगे जाके हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का क्या उसके अंदर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। किसी भी ठीक है। सॉल्यूशंस के अंदर टेम्परेचर्स का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो भी हम देखेंगे। सही। आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं हमारे पास पार्शली इमिजिबल लिक्विड्स।
अब पार्शली इमिसिबल लिक्विड से हमें क्या समझ आती है कि कुछ चीजें मिक्स तो हो जाती हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे मिक्स नहीं होती, थोड़ी बहुत मिक्स होती हैं। ठीक है, एक सेकेंड आप जरा वेट करें, बस एक सेकेंड। हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। जी। मैंने कहा कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपको इंतजार करना पड़ा। ओ नो अब आगे प्रॉब्लम। देखिए, पार्शली मिजिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको फिनॉल सिस्टम है, एक फिनॉल वाटर सिस्टम, उसी को लेके मैंने आपको यहाँ पे भी समझाना है। और फर्दर ये आप नीचे देख सकते हैं, हम इसी को पढ़े होंगे। ठीक है, सेम चीज़ है। अगर हम उसी को पढ़ लेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिनोल वाटर सिस्टम बेसिकली ये क्या होता है, आपको इसकी कोई समझ है पहले से? फिनोल वाटर नहीं, इसकी नहीं है समझ। इसकी नहीं है समझ। देखिए, फिनोल को हमने पानी में मिक्स करना है। बेसिकली बात इतनी सी है कि हमने फिनोल को पानी में मिक्स करना है। हम लोगों ने, ठीक है। आप यहाँ पे सपोज करें कि हम लोगों ने एक बीकर में फिनोल लिया है और एक बीकर में हमने पानी लिया है। अब हम ठीक लोगों है। ने इसको रूम टेम्परेचर पे मिक्स किया। ठीक है, जब हमने इन्हें रूम टेम्परेचर पे मिक्स किया तो उसके अंदर सिर्फ 5% सोल्यूशन जो था वो फिनॉल का मिक्स हुआ पानी में। ठीक है, अच्छा 5%। सिर्फ 5% हुआ। सपोज कर लेना, हम सिर्फ फर्ज कर रहे हैं कि सिर्फ 5% जो है वो रूम टेम्परेचर पे मिक्स हुआ ठीक है। और 30% वाटर जो था वो फिनॉल में मिक्स हो गया। ओके। आप नोट करिए साथ साथ। जी जी। वेरी गुड। तो इसको हम क्या कहेंगे कि जो प्रॉपर तरीके से भी मिक्स नहीं हुआ उस सोल्यूशन को हम कहेंगे कॉन्जुगेट सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन कहेंगे? ओके। कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट। सॉल्यूशन। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता से टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दिया। जब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते गए तो क्या होने लगा कि उसकी जो लेयर्स थी वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर डिज़ोल्व होने लग गई। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पानी था, ये आप देख लें, ये जो लाइंस लाइंस हैं वो वाटर है और जो प्लेन है वो फिनॉल है। जब हम इसको मिक्स कर रहे थे तो वो पहले थोड़ा सा मिक्स हुआ, फिर वो और थोड़ा सा मिक्स हुआ और उसके बाद फिर वो ज़्यादा मिक्स हो गया। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि वो तकरीबन सारा मिक्स हो जाता है। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते गए तो उसकी और मज़ीद लेयर्स जो थी वो पानी के अंदर मिक्स होती गई। और सही। फिर यहाँ पे 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हुआ कि टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे के अंदर जो था, मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ फिर भी उससे पहले से ज़्यादा डिज़ोल्व हो गया जितना कि उसकी कैपेसिटी थी डिज़ोल्व होने की। जिसके अंदर आप सपोज कर लें कि फिनॉल जो था वो 34% और वाटर जो था वो 66% तक डिज़ोल्व हो गया। ठीक है, सही। अब ये जो टेम्परेचर है, ये जो हाई टेम्परेचर है जहाँ पे जाके वो जितना मिक्स हो सकता था वो सारा मिक्स हो गया, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल। क्रिटिकल टेम्परेचर कि वो वाला टेम्परेचर जिसको, जहाँ पे जाके जो चीज़ मिक्स नहीं हो रही थी वो भी मिक्स हो गई।
आप देखें, अब आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने घर पे देखें, केमिस्ट्री से हट के बाद। आपने एक ग्लास लिया पानी का, ठंडा ग्लास लिया पानी का, उसके अंदर आप चीनी मिक्स कर रहे हैं, कितनी मिक्स होगी? 1 चम्मच, 2 चम्मच, कितनी हो जाएगी? थोड़ी होगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे चीनी मिक्स नहीं होगी, वो सॉलिड फॉर्म में नीचे ही बैठी रहेगी, और नॉर्मली ऐसा जी। हो जाता है। लेकिन सही। आपने कभी नोटिस किया कि जब आप उसी पानी को और उसी सॉलिड फॉर्म की चीनी जो नीचे बैठी हुई है, जब आप उसको हीट करेंगे, तो वो सारी मिक्स हो जाएगी उसके अंदर। तो वो जिस जी जी। टेम्परेचर पर आके मिक्स होगी, उसको कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके। यानी एक चीज़ की जितनी रूम टेम्परेचर पे मिक्स होने की कैपेसिटी है, टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से जब वो ज़्यादा हो जाती है ना, तो उस टेम्परेचर को कह देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है? ठीक है। बेसिकली इस सारे फिनोल वाटर सिस्टम में आपको सिर्फ यही बताया गया है कि रूम टेम्परेचर पर जो चीज़ मिक्स नहीं हो रही, वो हाई टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके मिक्स हो जाती है। अब इसकी जी। ये है क्या और इसकी रीज़न क्या है, उसको हम एक दफ़ा पढ़ लेंगे। कॉन्सेप्ट ओके। सिर्फ इतना सा है। अब देखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। फिनोल, अब यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, phenol and water don't mix well. They form two separate layers when combined because phenol is hydrophobic. अब इसकी रीजन उसने क्या पेश की है कि वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, वो पानी से दूर भागता है, जो फेनोल है। जी जी। मीनिंग इट डजंट लाइक टू मिक्स विद वाटर, इट प्रेफर्स टू स्टे इन इट्स ऑन ग्रुप। वो पानी के साथ मिलना नहीं चाहता, वो अपने ग्रुप में रहना चाह रहा है। इस वजह से, क्योंकि उसे पानी से डर लगता है, वो हाइड्रोफोबिक है और वो नहीं चाहता पानी में मिक्स हो। अब जब हम लोगों ने टेम्परेचर हाई किया, तो तब क्या हुआ? When we increase the temperature to 67 degree, something interesting happens. Phenol, phenol becomes more willing to mix with water. The two substances become miscible, which means they blend together to form a single uniform solution. अब जब हम लोगों ने उसका टेम्परेचर जो था उसको हाई किया, तो फिर उसने चाहा कि हाँ, अब मुझे पानी से इतना डर नहीं लग रहा, अब मैं पानी के साथ मिक्स हो जाऊंगा। ठीक है? सही। अब इसकी रीजन क्या थी? The increase in temperature provides the necessary energy to overcome the intermolecular forces that initially kept phenol and water separate, allowing them to mix and become miscible. अब टेम्परेचर के ज़्यादा होने से हुआ क्या कि जो एनर्जी उसको रिक्वायर थी उसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, वो उसके अंदर आ गई। ठीक है? क्योंकि फोर्सेस होती हैं ना जो आपस में मॉलिक्यूल्स को जोड़े रखती हैं। तो अब जब वाटर हीट होता है तो उसके अंदर बबल्स बनते हैं, उसके अंदर हरकत आती जी। है। हरकत आने से क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स में वो फोर्स नहीं रहती इकट्ठे रहने की। आप समझ रहे हैं? उसके जी अंदर जी। वो फोर्स नहीं रहती है। तो जब हम लोगों ने उसको हीट किया, तो उसके अंदर वो एनर्जी आ गई कि वो जो उनके दरमियान इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो उसको ब्रेक करे और उसके साथ मिक्स हो जाए। जी ये जी। कॉन्फिडेंस उस हीट ने दिया उसको, फेनॉल को, कि हाँ, अब तो मिक्स हो सकते हो। सही है। अब आप मुझे ज़रा इसको डिस्क्राइब करके बताएं कि आपको क्या समझ आई है फिनॉल वाटर सिस्टम की। और इसी सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं? पार्शली मिजिबल लिक्विड्स। सेम चीज़ है, ओके। कोई फ़र्क नहीं है। ये इसी का टॉपिक है, फिनॉल वाटर सिस्टम। ओके। अब आप मुझे बताएं, आपको क्या समझ आई? फिनोल वाटर सिस्टम यानी जो फिनोल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हम्म। हाइड्रोफोबिक होता है, उससे पानी के साथ रिएक्ट नहीं पसंद करना, रिएक्ट हम्म। करना। तो जैसे हम उसको हीट देते हैं, सही। तो हीट देते हैं तो उसका मतलब उसको जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उस मतलब टूट जाती हैं, और वो वाटर के साथ अब रिएक्ट कर जाता है। उस जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्ट करता है उसको क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। हम्म। और यही है बस। तो उसके साथ रिएक्ट करके और कोई नया सोल्यूशन बना लेते हैं। ठीक हो गया। वेरी फिनोल गुड। वाटर सिस्टम। सही हो गया। आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होती है? हाइड्रोजन से, इसका देखिए नाम में ही उसका मतलब छुपा होता है। जी जी। हाइड्रेशन, हाइड्रोजन, मिलते जुलते हैं ना।
हाइड्रेशन, हाइड्रोजन। सही। तो इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, हम हाइड्रोजन के बॉन्ड, जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है ना, उसकी बात कर रहे होंगे। अब यहाँ पे NaCl, ये आपको नजर आ रहा है कि Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सोडियम क्लोराइड है ये। सही। अब इसके अंदर आप नोटिस करें, ये देखें, जहाँ पे Na पॉजिटिव है, अब हमारे पास पहले वाटर का स्ट्रक्चर देखें कैसे होता है। O जो है, हम्म। ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव। ऑक्सीजन हमारे पास नेगेटिव होता है और पार्शली नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन होता है वो हमारे पास पार्शली पॉजिटिव होता है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। अब जाहिर है कि जब वो एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी फोर्सेस, तो वो इंटरेक्ट करेंगी, उनके दरमियान जी जी। इंटरेक्शन पैदा होगी। अब यहाँ पे जी हमारे जी। पास जब Na पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी नेगेटिव है, यानी जो भी ऑक्सीजन है, वो इस नाइट्रोजन के इर्द गिर्द है, हम्म। Na के इर्द गिर्द मूव कर रही है। ठीक है, वो उसके साथ इंटरेक्ट सही। कर रही है। अब जब हम यहाँ पे चले गए क्लोराइड वाली साइड पे, यहाँ पे आप देखें कि क्लोराइड नेगेटिव है, तो जितने हाइड्रोजन है पॉजिटिव, वो उसके इर्द हम्म। गिर्द जमघट्टा बना के खड़े हैं। ठीक है, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ। जी जी। अब ये तो हमें समझ आ गई कि ये एक दूसरे की ऑपोजिट फोर्सेस हैं और इस वजह से इंटरेक्ट कर रही हैं। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से आपके ख्याल में हम किसकी बात कर रहे होंगे, किसके ऊपर फोकस करके इस टॉपिक को लेके चलेंगे? ये जो सीएल वाला है, क्लोरीन वाला। वेरी गुड, इसी को लेकर हम चलेंगे। अब देखें, अब जब ये इंटरेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ चार्ज भी आ रहा होगा। ठीक है, हम्म। अब जो सही। इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, वो कौन सा चार्ज आ रहा होगा? अब देखें, यहाँ क्या पे चार्ज हमारे होगा? पास दो एग्जांपल्स है। उस दो एग्जांपल्स में हमारे पास एक हाइड्रोजन की है और एक हमारे पास सीजियम की है। तो दोनों के ऊपर जो ये वाला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये दोनों के ऊपर +1 है। ये आप देख रहे हैं यहाँ नीचे एग्जाम्पल में। ठीक है, सही। दोनों के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ दोनों की जो अ, जो हमारे पास यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आ रही है, वो हमारे पास एक ही कम है और एक ही ज्यादा है। इसकी हम्म। क्या रीजन है, और ये नेगेटिव में क्यों है, जबकि दोनों का जो चार्ज है ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, वो तो सेम है। तो आपको इसकी रीजन का पता है कि ये हमारे पास ये वैल्यू जो है, ये एक ही कम एक ही ये ज्यादा किस क्यों आ है, रही है? किस चीज की वैल्यू? ये देखे ना, ये जब हम लोगों ने Cl नेगेटिव के साथ इंट्रैक्शन करवाई वाटर की, तो उसके अंदर जितनी हाइड्रोजन्स थे वो उसकी तरफ इंटरेक्ट करके गए हैं, और जब वो उसकी सही। तरफ इंटरेक्ट करके गए हैं, तो उनके ऊपर एक फोर्स लगी है। उस फोर्स की हमारे पास एक वैल्यू आई है। ठीक हम्म। है, जो हाइड्रोजन था वो भी हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव था, जो सीजियम था वो भी हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव था, लेकिन हम्म। हाइड्रोजन जो पॉजिटिव था, उसकी जो हमारे पास फोर्स लगी वो हमारे पास ज्यादा लगी, जबकि सीजियम की कम लगी। इसकी क्या रीजन नहीं, थी? 276 ज्यादा है ना उससे। क्या ज्यादा है? -276। टू टू 276 ये ज्यादा है उससे। अच्छा, ये -116। अच्छा, अब इसकी रीजन क्या है? चार्ज डेंसिटी की वजह से। हम्म। साइज साइज भी डिपेंड करता है। अच्छा, वेरी गुड, आप फोकस से पढ़ रहे हैं। लेकिन बेसिकली हाइड्रोजन की ज्यादा है। इसके अंदर माइनस क्यों आया, इसकी रीजन है, ये फोर्स जो है ये एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से नेगेटिव आया है। सही। वरना 1130 ज्यादा ही है और सीजियम का 276 कम ही है। उस नेगेटिव की हम्म। रीजन ये है कि वो एक्सोथर्मिक एनर्जी है,
उसमें से एनर्जी सही। जो है, हीट हीट जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। इस सही। वजह से उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है चार्ज डेंसिटी का, कि हम चार्ज डेंसिटी किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो चार्ज ओवर साइज है। चार्ज तो दोनों का वन है, लेकिन साइज में फ़र्क है, क्योंकि हम्म। हाइड्रोजन की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है और सीज़ियम की डेंसिटी कम है। इस वजह से हाइड्रोजन का जो साइज है, वो भी, उसका सरफेस एरिया कम है। जब उसका सरफेस एरिया कम है तो वो इंटरेक्शन ज़्यादा कर सकता है। जी जी। आपके पास अगर एक तरफ 10 एकड़ हो और एक तरफ 1 एकड़ हो, तो आप किसको, आपके ऊपर काम करना आपके लिए आसान है? 10 एकड़ पे या 1 क्या? एकड़ पे? एक एक। है ना? सरफेस एरिया का बहुत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि अगर सरफेस एरिया कम होगा तो इंटरेक्शन ज़्यादा होगी। हम्म। एक चीज़ को आप नज़रों से देख सकते हैं, एक को आपको सारा घूम फिर कर देखना पड़ेगा। आपकी जी कितनी जी। फोर्स ज़्यादा लगेगी। यही सरफेस एरिया कम होगा तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर सकेंगे। जी केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स का भी ऐसा ही इम्पैक्ट पड़ता है, कि जब उनका सरफेस एरिया कम होता है तो वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर लेते हैं। इसकी और आसान एग्जांपल ये है कि आप अपने पास बैठे लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कर लेते हैं या अपने से दूर बैठे के साथ। आपको नहीं पता कि आपके घर के बाहर जो बंदा बैठा है वो क्या कर रहा है, लेकिन आपके घर पे जो लोग बैठे हैं आपको उनका पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इंटरेक्शन की जी जी। बात आ जाती है। सही। तो बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रेशन के अंदर, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग की, कि वो जो हाइड्रोजन के आयंस होते हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ किस तरह से अपनी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करते हैं। और बेसिकली यहाँ पे ये वाली जो इंटरेक्शन है ना, क्लोरीन की और हाइड्रोजन की, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग हो रही है, इसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। सही। समझ आ गई आपको? आगे चलते हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे आपको, ये आपने टेबल याद किया हुआ है, पीरियोडिक टेबल। हम्म। ये आपने किसी तरीके पीरियोडिक से टेबल। याद किया था? मैंने तो ग्रुप एज ए ग्रुप याद किया ना। सही सही। और इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स करके बताए जाते हैं ना, इसलिए मैं पूछ रही शॉर्ट थी। हाँ, ताकि याद करना फॉर्म। इजी हो जाए। जिस तरह आप वो अपना खोलेंगे ना टेबल, तो उसके अंदर जो आपको पहला ये दिया होगा, HA और LA करके, वो स्टार्टिंग पे जो दिया होगा हाइड्रोजन लिथियम वगैरह, तो उसको आप इजीली याद कर सकते हैं एक फ्रेज के थ्रू। हाल ही ने की रब से फरियाद, तो इस फ्रेज के थ्रू आप उसको इजीली याद कर सकते हैं। मेरे ख्याल अच्छा। से वो होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे याद करवाते हैं, उसके बाद तो नहीं करवाया जाता। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हमें कुछ कैटाइंस और एनाइंस की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे आप नीचे देखें कि शुरू शुरू में स्टार्टिंग पे उसका जो फोर्स लग रही है वो कम लग रही है और आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता जा रहा है, तो उसके सही। साथ इंटरेक्शन करना मुश्किल होता जा रहा है, इस वजह से उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लग रही है। एटॉमिक साइज इसमें बढ़ता जा रहा है नीचे। हाँ, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगती है, इस वजह से उसके सही। साथ इंटरेक्शन मुश्किल हो जाती है। अब आपको वो सारे फिनोमिना की समझ आ गई कि क्या था? जी जी, समझ आ गई। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में आपको चीज़ समझाई गई है कि सबसे पहले क्या होता है, सेपरेशन ऑफ आइंस होती है, ठीक है। इसको हम्म। लैटिस ब्रेक भी कहते हैं। इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर होती है और इसको कह देते हैं एंडोथर्मिक एनर्जी। एंडोथर्मिक का एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी को हम एनर्जी दे रहे हैं, हम Absorb एनर्जी कर रहा है। प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मतलब एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करनी, हमें प्रोवाइड करनी है एनर्जी, उसकी आयंस की हम्म। सेपरेशन के लिए पहला स्टेप है। सही। जब हम लोगों ने हाइड्रेशन स्टार्ट करनी है तो हमें अपने पास से एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी। हम्म। उसको कह देते हैं एंडोथर्मिक एनर्जी। वो किसी भी केस में हो, उसको अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसे एंडोथर्मिक एनर्जी बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, ये ऊपर देखें, आयंस यहाँ पे ब्रेक हो गए हमारे पास। ये सोडियम क्लोराइड था ना, तो ये सेपरेट हो गया।
सोडियम भी सेपरेट सही कर है। दिया, क्लोराइड भी सेपरेट कर दिया। अब इसके आयंस ब्रेक हो गए। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साइड पे आ गए, ठीक है। H2O ये इसकी साइड पे आ गए। और सेकंड स्टेप में क्या लिखा है, ट्रैप्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। और ये हम्म। देखें, यहाँ पे इसको ट्रैप कर लिया चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है। सही है। उसके बाद आयंस हाइड्रेटेड, न्यू फोर्सेस डेवलप। अब क्या होता है कि अब इसके अंदर आयंस जो हैं वो हाइड्रेट होना शुरू हो जाते हैं, इसके अंदर नई फोर्सेस बनती हैं। और उन नई फोर्सेस के बनने से क्या होता है, इसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक एनर्जी। हम्म। और ये जो एक्सोथर्मिक एनर्जी इसके अंदर से रिलीज हो रही होती है, उसी को बेसिकली हम कह रहे होते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। वो कितनी रिलीज हो रही है तो उस हिसाब से आ जाएगा। ये देखें, ये आपको एग्जाम्पल में जैसे बताया गया है, ये देखें आपको यही बताया है कि ये हाइड्रेशन एनर्जी है, कि जब ये बॉन्डिंग हुई तो इसके अंदर से एनर्जी रिलीज हुई। इसके हम्म। हाइड्रोजन की वजह से 1130 रिलीज हो रही है ना। ये हाइड्रो सही। ये हाइड्रेशन हो रही है। हाइड्रेशन बेसिकली हम्म। क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, ये एक्सोथर्मिक एनर्जी, जो ये वाली बॉन्ड है ना, Cl का और H का, ये वाला जो बॉन्ड बन रहा है, इसकी वजह से जी जो जी। एनर्जी रिलीज हो रही है ना, इसके अंदर से बाहर आ हम्म। रही है, ये हम नहीं दे रहे, ये उसकी इंट्रैक्शन की हाँ। वजह से रिलीज हो रही है। इसको कहते हैं जी जी। हाइड्रेशन एनर्जी। सही है। और ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है, इसका साइज के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। हम्म। अगर साइज कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर साइज ज़्यादा कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर साइज ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। अच्छा। ये इसका इन्वर्स रिलेशन हो गया। अब इसके आपको क्या समझ आई हाइड्रेशन की, वो ज़रा बता दें मुझे। एक मिनट। हेलो। जी बताएं। डिहाइड्रेशन यानी जो वर्ड्स है वो उसी से हाइड्रो से निकला है, यानी वाटर से हम्म। हाइड्रोजन से, सॉरी। ठीक हो गया। तो NaCl आपने एग्जांपल लिए, यानी Na जो पॉजिटिव होता है और Cl जो होता है उसके ऊपर चार्ज जो नेगेटिव होता है। हम्म। और जो बेसिकली जो वाटर है उस वो O ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। हम्म। तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव होता है और जो हाइड्रोजन होता है वो पार्शियल नेगेटिव होता है। हम्म। तो जो क्लोरीन है वो नेगेटिव है, तो उसके साथ जो पार्शियल पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन के हैं वो उसके साथ अट्रैक्ट करते हैं इनसाइड। जो बाकी वाटर के जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं वो ऑक्सीजन हम्म। नेगेटिव होते हैं तो उसको रिपेल करते हैं। और वो इसी तरह जो सोडियम है उसके उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, तो हम्म। उसके साथ जो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वो पार्शियल नेगेटिव होते हैं तो उसको अट्रैक्ट करते हैं। हम्म। और इसी तरह जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव है तो उसको रिपेल करेंगे। हम्म। तो जब वो अट्रैक्ट करेंगे इसको, सोडियम जब उसको अट्रैक्ट करेगा ऑक्सीजन को, तो उससे या एनर्जी रिलीज होगी या अब्जॉर्ब होगी। अच्छा, तो अगर अब्जॉर्ब होगी तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और नहीं, जब यहाँ पे आप गलत है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी हम अपने पास से दे रहे होते हैं, फर्स्ट स्टेप में जब हम लोगों ने आयंस ब्रेक करने होते हैं। जी जी। हाँ, अब इसको दोबारा से रिपीट करें, कि जब हमने आयंस ब्रेक करनी होती है, जो एनर्जी हम अपने पास से दे रहे होते हैं उसको हम कहते उसको हैं एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक। कहेंगे। और जब एटम खुद से रिलीज करता है उसको एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम्म। एनर्जी कहेंगे। वेरी गुड। सही। हाँ जी, आगे। उसके बाद जो एनर्जीज हाइड्रेशन एनर्जीज हैं उसके हाइड्रेशन बारे में आप एनर्जी बताएं होती क्या है तो बेसिकली। हाइड्रोजन एनर्जीज यानी जो कोई भी एटम है वो
कितनी एनर्जी पे जाके किसी आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कितनी उसको कितनी एनर्जी जो एनर्जी वो रहती है। रिलीज कर रहा होता है, जो एनर्जी वो रिलीज करता है ना। वही है, हाँ, ये रिलीज देखें, ये करता आप ऊपर चेक करें, ये देखें। अब यहाँ पे Cl और हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग हो रही थी, ये वाली, ठीक है। इस बॉन्डिंग की वजह से इसको कह दिया हाइड्रेशन। ये बॉन्डिंग क्या होगी? हाइड्रेशन। है। हाइड्रोजन क्वेश्चन। और Cl की जो बॉन्डिंग थी उसको हाइड्रेशन बोल दिया। अब इस बॉन्डिंग की वजह से जो अब ये मॉलिक्यूल्स मिलके एनर्जी रिलीज करेंगे ना, उस एनर्जी को हम्म। हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, वही। उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद अब हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? अब इसके अंदर वो पुरानी वाले एग्जांपल पे चलते हैं कि हम लोगों ने पानी के अंदर नमक को मिक्स किया था, ठीक है। हम्म। अब हमने पानी के अंदर जब नमक को मिक्स किया था, तो वो भी जाहिर सी बात है कि आयंस में ब्रेक हुआ। पहले हम लोगों ने पानी को आयंस में ब्रेक किया, हमारे पास क्या बन गया? हम्म। एक एच पॉजिटिव बन गया और एक OH नेगेटिव बन गया, ठीक है। सही। और इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी थी हमारे पास। और जब वो पानी में मिक्स हो गया था नमक, तो वो हमारे पास एक प्योर वाटर था, हम्म। ठीक है। वो पूरा मिक्स हो गया, वो प्योर वाटर आ गया हमारे पास, यानी कि उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी हमारे पास। वो मुकम्मल तरीके से जी। मिक्स हो गया था, ना हमें रूम टेम्परेचर चेंज करना पड़ा, ना हमें कुछ करना पड़ा, वो वैसे ही मिक्स हो गया। उसकी पीएच सही है। जब हम लोगों ने चेक की, वो हमारे पास न्यूट्रल आ गई। हम्म। यानी कि जब हमने पानी में सॉल्ट को मिक्स किया, तो वो हमारे पास एक न्यूट्रल नेचर आ गई। सही है। अब हम लोगों ने यहाँ पे बात करनी है एसिडिक की और बेसिक सॉल्यूशंस की। हम्म। आप मुझे बताएं कि बेसिकली हाइड्रोलाइसिस क्या होती है?